नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। यदि आप केवल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, इतिहास पढ़ना चाहते हैं 6 टू 12th क्लास न्यू एनसीईआरटी, तो आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। इसके अलावा जो बच्चे 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी बाय 8th क्लास नाम से यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए और उस चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको कंप्लीट बुक की आपको वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ में आपको जो क्वेश्चन आंसर है उनकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप और कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं अपने क्लास का, तो उसके बारे में कमेंट कर दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारी टीम उसको भी आपको पढ़ाए। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम पढ़ रहे थे मुगल शासक के बारे में। जो मुगल शासक थे हमने उनके बारे में पढ़ लिया था कि आपका स्टार्टिंग में बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जो मुख्य शासक थे वो यही थे। उनके पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे थे कि इनका प्रतिरोध किस किस शासक ने किया। वो आपका राणा सांगा था, रानी दुर्गावती थी और आपका वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे और आपका जाटों ने भी विद्रोह किया था। उसके बाद एक दुर्गादास था, मारवाड़ का राजा, जिसने जोधपुर में विद्रोह किया था औरंगजेब के समय में। तो उसके बाद हम पहुंच चुके हैं अहोम विद्रोह पे, अहोम जनजातीय विद्रोह। तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए हमारी आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 13वीं शताब्दी में अहोम जातीय समूह ने वर्तमान म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी में चले गए। तो देखिए आप सबसे पहले आपको ज्योग्राफी मतलब भूगोल के बारे में पता होना चाहिए कि मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ, जिससे आपको चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले देखिए ये आपका इंडिया का मैप है कि थोड़ा सा प्रतीकात्मक मैप बना। ये म्यांमार है आपका, भारत से लगता है पड़ोसी देश म्यांमार। यहाँ से वो आगे ब्रह्मपुत्र घाटी में, यहाँ पे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया अहोम जनजाति ने। अब आगे ये बताता है कि वहां अहोम साम्राज्य का गठन किया। सल्तनत एवं मुगल काल दोनों समय में अहोम शासकों ने उत्तर पूर्व में विस्तार के प्रयासों का कठोर प्रतिरोध किया, मतलब उनका मुकाबला किया। उत्तर पूर्व हो गया, ऊपर उत्तर की दिशा होगी और ये कौन सी है, पूर्व। तो जब भी वो मेन दिल्ली से शासक स्टार्ट करते और इस साइड बनना चाहते थे, यहाँ कौन सा था, अहोम साम्राज्य था। तो चाहे आपके सल्तनत काल के शासक हो, चाहे आपके मुगल शासक हो, तो अहोम जो साम्राज्य था उन्होंने हर बार इनका विरोध किया, हर बार इनसे लड़ाई की। ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए कि उनकी अनूठी पाइक प्रणाली में भी एक प्रणाली थी, पाइक। कई बार नया न्यू अपडेट है, न्यू एनसीईआरटी की बात है, पुरानी जो मैं आपको ये बताता चलूंगा कि न्यू एनसीईआरटी में ये चीज नई ऐड हुई है। पाइक प्रणाली में प्रत्येक सक्षम व्यक्ति से भूमि अधिकारों के स्थान पर जो भी सक्षम व्यक्ति होता था भी, ठीक है, समृद्ध मान लीजिए, सक्षम मान लीजिए, उसके पे कर नहीं लिया जाता था, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। तो वहां एक ही पाइक प्रणाली में क्या थी कि आपको टैक्स नहीं देना। आपको या तो कोई सार्वजनिक काम चल रहा हो उसमें आपको मजदूरी करनी है, या फिर आप सेना में काम करना होगा, आपको टैक्स नहीं देना भी। पाइक प्रणाली आपको समझ में आई। पाइक प्रणाली मतलब जो भी उस साम्राज्य में आपका सक्षम व्यक्ति होगा उसको क्या करना होगा, श्रम देना होगा। श्रम मतलब कि आपको मजदूरी करनी होगी, किसी भी कोई भी आपका सरकारी काम हो रहा है उसमें, शासन से संबंधित काम हो रहा है उसमें, या फिर आप सेना में भर्ती हो जाइए उसके स्थान पे। सैन्य कर्तव्य के माध्यम से राज्य को सेवा प्रदान करने का आह्वान किया जाता था। मतलब या तो श्रम से आप क्या कर दीजिए, राज्य को सेवा दीजिए, या फिर सैनिक कर्तव्य माध्यम से क्या कर दीजिए, सेवा दीजिए। इससे शासकों को सार्वजनिक आधारभूत संरचना का निर्माण करने, सार्वजनिक आधारभूत संरचना मतलब कोई भी आपको सार्वजनिक सब बिल्डिंग इमारत बनवानी, मतलब कोई भी ऐसी संरचना मतलब इमारत होता है, ठीक है, जो सार्वजनिक हो, तो उसमें राजा को अत्यधिक धन नहीं खर्च करना पड़ता था, क्योंकि पहले जमाने में मजदूरी ही आपकी ज्यादा होती थी, ठीक है। उसका पर वहां लोग क्या आने लगे, स्वेच्छा से आने लगे, वो अपना कर्तव्य समझने लगे। एवं स्थायी सेना के बिना विशाल त्वरित बल बनाए रखने का अवसर मिला। कि क्या हुआ कि उन्हें स्थायी सेना नहीं रखनी पड़ी थी, ठीक है। वो क्या होता, जब भी आह्वान करते, जब भी राजा को लोगों की जरूरत होती, तो क्या होता, वो कहता कि अब आपका समय आ गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो कहा था ना कि आपको सैन्य सेवा देनी पड़ेगी। और सभी नागरिक वहां के तैयार भी रहते थे कि ठीक है, हम क्या, जब भी मौका मिलेगा हम देश सेवा के लिए, मतलब अपने शासन राजा के लिए तैयार मिलेंगे। उनको ट्रेनिंग देके तैयार करके रख दिया जाता है, जब भी जरूरत होगी
तो हम आपकी सहायता करेंगे, मतलब आपकी सेना में शामिल हो जाएंगे। तो राजा को स्थायी सेना नहीं रखना पड़ती थी भी, ठीक है। युद्ध के समय वो नागरिकों का आह्वान करते थे कि यहाँ युद्ध है, यह घटना होने वाली है, तो लोग राजा के पास आ जाते थे। पाइक समाज ये जो प्रणाली था, इसका मतलब आपको समझ में आया कि एक तो क्या है कि राजा को कोई भी आपकी संरचना इमारत बनानी है, कोई भी पुल बनवाना, कोई भी चीज बांध बनाना, कोई भी चीज बनाना, उसमें न तो श्रम के लिए कुछ वेतन देना पड़ता था, क्योंकि वो टैक्स नहीं ले रहा था। वो ये कहता था कि ये हम सबका कर्तव्य है। और दूसरा, या तो आप श्रम कीजिए या फिर आप क्या कीजिए, सैनिक ट्रेनिंग ले लीजिए, और जब भी जरूरत होगी तो आप सेना में आ जाइए, आपको राजा के द्वारा बुला ले लिया जाएगा। तो वही कारण, यही थी आपकी पाइक प्रणाली। तो राजा को स्थायी सेना की नहीं आवश्यकता पड़ी। समय के साथ अहोम ने स्थानीय संस्कृति को आत्मसात किया, कृषि को बढ़ावा दिया, विविध धर्मों को प्रोत्साहित किया एवं असम की समृद्ध परंपराओं का योगदान दिया भी। ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, ये नहीं कि आपको जो उनकी जो अहोम जो जनजाति थी उनकी परंपराएं थोड़ी अलग थी, लेकिन उन्होंने समय के साथ क्या किया, स्थानीय जो संस्कृति उसको आत्मसात किया, मतलब उसको भी ग्रहण किया। जो स्थानीय संस्कृति थी उनके अनुसार उन्होंने अपना रहन सहन किया, कृषि को बढ़ावा दिया, विविध धर्मों को प्रोत्साहित किया, सब धर्मों का मतलब सम्मान किया एवं असम की समृद्ध परंपराओं का योगदान दिया। जो आपका असम है, आपको पता होगा यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे ये क्षेत्र हमारा क्या है, असम वाला क्षेत्र, अरुणाचल के जस्ट नीचे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो उन्होंने इस प्रकार अपने क्षेत्र को क्या किया, संपन्न किया, अपने साम्राज्य को समृद्ध किया। 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब ने मुगल सेना को अहोम की राजधानी गढ़गांव पर आधिपत्य के लिए भेजा, अहोम की राजधानी आप ध्यान रखना कि अहोम जनजाति की राजधानी कौन सी है, आपकी जो साम्राज्य था उसकी गढ़गांव, आधिपत्य के लिए भेजा, तब अहोम में घने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों के अपने ज्ञान और लगातार गुरिल्ला रणनीति का प्रयोग हमले को विफल करने के लिए किया। चीज आपको समझ में आ गई कि गुरिल्ला, आपको पता है गुरिल्ला जो आपकी पद्धति है, कौन सी युद्ध की नीति है, कि आप एकदम से आपके क्षेत्र में आए, उस पर आप अटैक कर दें और जल्दी से आप उसको तहस महस करके फिर दोबारा से अपने क्षेत्र में भाग जाएं। और क्योंकि आपको अपने क्षेत्र की पूरी नॉलेज है तो दुश्मन आपको पकड़ नहीं पाएगा, ये आपकी गुरिल्ला पद्धति थी। यद्यपि मुगलों के पास अधिक सैनिक और नदी नौकाओं का एक बड़ा बेड़ा था, वर्तमान गुवाहाटी के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़े गए सराय घाट के युद्ध में अहोम सेनापति लचित बरफुकन और उनके 10,000 सैनिकों ने 30,000 सैनिकों की मुगल सेना को पराजित किया। अतः अहोम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने में सफल रहे। तो आप ध्यान रखना कि मुगलों के साथ ये पहला युद्ध है जिसमें जीत हुई है, वरना मुगल लगभग आपके क्या है, जीतते हैं। ये एक बड़ा युद्ध मान लीजिए कि 1671, आप ध्यान रखें भाई इसको, 1671 जब आपके औरंगजेब ने उसको भेजा था भी। आपको ये चीज क्लियर हुई या नहीं, इसमें कोई डाउट तो बता दीजिए। आपको ये जो भी फैक्ट है आपके कि युद्ध कहाँ लड़ा गया था, ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़े गए सराय घाट का युद्ध था ये। अहोम सेनापति लचित बरफुकन ने, उनके 10,000 सैनिक थे, मुगलों के कितने थे, 30,000 सैनिक थे, उनको भी हरा दिया। इसलिए युद्ध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप 1671 में। मुगल सेनापति राम सिंह ने अहोम योद्धाओं की उस समय जब युद्ध करने टुकड़ी भेजी, जो 30,000 सैनिक थे, उसमें जो मुगलों का सेनापति था वो था राम सिंह। ये फैक्ट आपको याद रखना है। प्रत्येक असमिया सैनिक की नाव चलाने और तीरंदाजी करने, खाई खोदने और बंदूकें एवं तोपों चलाने में निपुण है। मैंने भारत के किसी अन्य क्षेत्र में ऐसी बहुमुखी प्रतिभा नहीं देखी। उसने बताया था कि आपका हर एक सैनिक, उनका चाहे कोई भी सैनिक हो, हर सैनिक को नाव चलानी भी आती थी, तीरंदाजी भी करनी आती थी, खाई खोदने और बंदूक और तोपों को चला, मतलब कि हर एक सैनिक था वो ऑलराउंडर था। और उसने कहा कि मैंने ऐसा सैनिक पूरे भारत में कभी नहीं देखा भी। तो देखो इतने वीर थे ये अहोम साम्राज्य के। अहोमों ने असम की नदियों, पहाड़ियों और जंगलों का उपयोग करके अपने लाभ के लिए कैसे किया, क्या आप उन उपाय के बारे में सोच सकते हैं जिसने भूगोल से उनकी रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने और युद्ध लड़ने में सहायता प्रदान की। मतलब कि उन क्षेत्रों का उपयोग किया उन्होंने जीतने के लिए, कि किस प्रकार उन्होंने अपना साम्राज्य बचाया, किस प्रकार से उन्होंने युद्ध लड़ा, कौन सी पद्धति अपनाई, नदियों का सहारा कैसे लिया उन्होंने, ठीक है, जंगलों में ठिकाने बनाए होंगे, पेड़ों के बारे में जानकारी एकत्रित की होगी कि किस प्रकार से हम सेफ निकल सकते हैं, कहाँ बैठकर हमला कर सकते हैं, कहाँ से हमें उनपे एकदम आगे जाके हमला करना। तो इस प्रकार की उन्हें पूरी जानकारी होने के कारण उन्हें भूगोल ने रक्षा की, मतलब भूगोल होता है कि जो आपका स्थान है ना वो किस प्रकार का है, पहाड़ी है, नदियां, इस प्रकार का क्षेत्र भी।
अगर वो प्लेन मैदान में होते तो हो सकता था कि मुगल सेना उनको चारों तरफ से घेर के उन पे आक्रमण कर देती, लेकिन वो पहाड़ी एरिया था, इस प्रकार उस एरिया ने भी उनकी मदद की। सरायघाट के युद्ध की स्मृति में एक पट्टिका जिसके अग्रभाग में अहोम नाव प्रदर्शित है। सरायघाट युद्ध स्मारक पार्क बनाया हुआ है। ये देखिए अहोम नाव दिखा रखी इस प्रकार से, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये नाव है, यहाँ पे ये अहोम के वीर सैनिक है भी। सरायघाट के युद्ध के समय अहोम योद्धाओं को दर्शाती मूर्ति, ये उसके अहोम योद्धा है, देखिए कि किस प्रकार से गोला बारूद लेके आ रहे, तोप वगैरह भी उन्होंने लगा रखी सारी चीज, तो इस प्रकार उन्होंने मुकाबला किया था भी। फिर हम बात करेंगे सिखों का उदय। आप ध्यान रखना कि औरंगजेब के काल में अहोमों का क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, उनके साथ युद्ध हुआ था। 15वीं शताब्दी में पंजाब में गुरु नानक ने समानता, करुणा तथा ईश्वर की एकता का संदेश फैलाया। 15वीं शताब्दी मतलब आप समझ गए 1400 से लेके 1500 तक की हम बीच की बात कर रहे हैं अभी। उनके अनुयायी सिख के रूप में जाने लगे। यद्यपि सिख पंथ का आरंभ एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था। इसने कहा कि स्टार्टिंग में जो सिख का जो उदय हुआ था ना सिखों का, वो एक आध्यात्मिक पंथ के रूप में हुआ था, मतलब धार्मिक पंथ के रूप में हुआ था। उसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं थी कि मानव को किस प्रकार से शांति से रहना है, धर्म के अनुसार चलना है, इन बातों का जिक्र हुआ था। यद्यपि सिख पंथ का आरंभ एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था, किंतु बाद के कुछ मुगल शासकों ने बढ़ती असहिष्णुता एवं उत्पीड़न ने सिख गुरुओं को उत्तर देने पर विवश किया। इसने कहा कि सिख का जो उदय हुआ था वो तो धार्मिक प्रवृत्ति के जो समाज था उस प्रकार की धारणा लेके सिखों का क्या हुआ था, उदय हुआ था। लेकिन बाद में जब ये आपके मुगल शासक आए, इन्होंने जिस प्रकार की क्रूरता अत्याचार किए, तो जो सिख गुरु थे वो क्या हो गए, उन्होंने हथियार उठाने पर मजबूर हो गए कि अब इनको क्या जवाब देना पड़ेगा। मतलब सहने की भी एक क्षमता होती है, जब उससे ऊपर जब अत्याचार क्रूर करेगा तो कोई भी शांत नहीं बैठेगा। तो एक कहावत है कि मरता क्या न करता है, जब आदमी मरने पे बात आ जाएगी ना तो वो कुछ भी कर सकता है। जब जहांगीर को पता चला कि गुरु अर्जुन देव ने उसके विद्रोही पुत्र का समर्थन किया है, तब उसने गुरु को यातनाएं देकर मृत्युदंड दिया भी। ठीक है, तो उसका एक बेटा था जहांगीर का, तो उससे थोड़ा सा नाराज दरस कोई था शायद, ठीक है, तो उससे नाराज होता था, विद्रोह करता था, तो वो कहां चला गया, भाग के अर्जुन देव के पास वो चला गया अभी। ठीक है, तो इस पे क्या कर दिया उसने कि गुरु अर्जुन देव को पकड़ा और गुरु अर्जुन देव का वध करवा दिया अभी। किसने, जहांगीर ने। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अर्जुन देव का वध किसने करवाया, तो आपका है जहांगीर भी। किसने, जहांगीर ने। इस घटना ने गुरु अर्जुन देव के पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु गोविंद को सैन्य प्रशिक्षण आरंभ करने और सिख सेना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसने मुगल सेनाओं के विरुद्ध कई लड़ाइयां लड़ी। फिर उनका जो पुत्र था गुरु अर्जुन देव का, गुरु हरगोबिंद सिंह ने कमान संभाली। उन्होंने क्या किया, सैन्य प्रशिक्षण देना आरंभ किया इस घटना के बाद में। चीजें क्लियर हुई आपको। इस अध्याय के संबंध में पंजाब से तात्पर्य उस विशाल क्षेत्र से है जो वर्तमान भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विभाजित है। तो मतलब ये कह रहा है कि हम जिस पंजाब की बात कर रहे हैं वो सिर्फ ये भारत वाला पंजाब नहीं है, इसकी सीमा से लगता पाकिस्तान का ही पंजाब है। उस कंबाइंड पंजाब क्षेत्र की हम बात करें जिसमें वो 5 नदियां बहती है। सिखों का पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है, जो गुरु ग्रंथ साहिब सबसे पहले गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया। आप ये सारी चीजें आपके ऑप्शन में आ जाएगा गुरु नानक देव, आप देखते ही गुरु नानक देव पे टिक करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जो गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया था, बाद में गुरु तेग बहादुर के भजन इसमें जोड़े गए। यह ग्रंथ इस बात पर बल देता है कि सभी के लिए ईश्वर एक ही है, जिसने पृथ्वी के धर्म के ग्रह के रूप में स्थापित किया कि ईश्वर एक है। और सिखों को अन्य मूल्यों के साथ साथ सत्यानिष्ठा, करुणा, विनम्रता और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करने का निर्देश देता। उदाहरण, सत्य उच्च है परंतु सच्चा जीवन उससे भी सर्वोच्चम है भी। ये उनके क्या थी, शिक्षाएं जी। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हम 1675 में कश्मीरी पंडितों का एक समूह भी, जो कश्मीर में पंडित रहते थे उनका एक समूह, लोगों का समूह कहां पर पहुंचा, वो पहुंचा आपके गुरु तेग बहादुर के पास भी अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि आपके मुगल पहुंच गए थे वहां पे, तो उन पर अत्याचार कर रहे थे। रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचा। गुरु ने उसके साथ खड़े होने एवं शहादत को स्वीकार करने का निर्णय लिया। तो गुरु ने उनका साथ देने की बात कही और ठीक है कोई बात नहीं, हम शहीद हो जाएंगे
मर जाएंगे, मिट जाएंगे भी, ठीक है। औरंगजेब ने इन्हें बंदी बना ले तथा इस्लाम स्वीकार करने का आदेश दिया। यातनाएं झेलने तथा अपने 2 शिष्यों की यातनाओं के कारण मृत्यु हो जाने के बाद भी गुरु ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया भी। तो गुरु ने कहा कि इनसे बाद में निपटना, पहले जो करना हो मेरे साथ है कीजिए भी। तो जो उस टाइम का शासक था आपका, कौन सा शासक था ये बताइए मुझे जल्दी से? औरंगजेब भी। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने जो गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और उनको खूब यातनाएं दी, मतलब यहाँ तक कि मान लीजिए कि कोड़े मार मार के उनकी तन से चमड़ी अलग कर दी थी, ठीक है। लेकिन और साथ में गुरु के जो 2 शिष्य थे उनको भी टॉर्चर किया गया, उन पर भी अत्याचार किया गया, और वो अत्याचार सहते सहते गुरु और उनके दोनों शिष्यों की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के आदेश पर चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनका सिर कलम कर दिया गया। प्रत्युत्तर में उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु और इनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, 10वें अंतिम गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। यह न्याय, समानता तथा आस्था की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध सैन्य भाईचारा था, जो प्राय प्राणों की चिंता किए बिना मुगल सेना से भिड़ता था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। और वो आपका गुरु ग्रंथ साहिब की संकलित किसने किया था? वो किया था गुरु अर्जन देव ने। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने दी। जो ये क्या थे? एक सैन्य भाईचारा था, मतलब लोगों का, सैनिकों का एक ग्रुप था जो क्या था? मुगलों के विरुद्ध लड़ना जिसका काम था। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के प्रसिद्ध खरीदारी क्षेत्र चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब का क्या महत्व है? तो जहां पे गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई थी चांदनी चौक पे, वहां पे उनकी याद में गुरुद्वारा बनाया गया है, जिनका नाम है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। सिख पंथ में गुरुद्वारा एक पूजा स्थल है, वह वही स्थान है जहां 1675 में औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर सिंह का सिर काट दिया था। इस ऐतिहासिक गुरु को सिख रेजिमेंट द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता है। 1979 1979 से प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति से पूर्व इसे सलामी देती है। यह भारतीय इतिहास में आपके बलिदान का एक शक्तिशाली केंद्र है। तब ध्यान रखना कि राष्ट्रपति को आपको पता है कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति को जो आपकी तीनों से सेनाएं हैं वो आपको क्या देती है? सलामी देती है। लेकिन ध्यान रखना जो सिख रेजिमेंट है वो राष्ट्रपति 1979 से 1979 से भी राष्ट्रपति से पहले इस गुरुद्वारे को सलामी देती है भी। यहाँ पर क्या करती है? वो सलामी देती 1979 से सिख रेजिमेंट गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जो दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। ये चीज आप ध्यान रखना, नोट करना, गुरु श्री तेग बहादुर सिंह की यादगार में भी। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ भी विशेष रूप से मराठों के अब था कि आपको बता कि हमने मुगलों के विरोध पढ़ लिया आपने। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूं कि जल्दी जल्दी विरोध कौन से थे और किसके काल में थे, ताकि आपकी एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। तो चलिए मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, 2 मिनट का समय लूंगा ताकि आपको कहां से हमने स्टार्ट किया था वहां से इंपॉर्टेंट घटनाएं अब रिवाइज कर लेना। आपको कौन सी घटना याद थी और कौन सी घटना आप भूल गए भी। क्लियर हुई बातें? तो सबसे पहले मुगलों का विद्रोह में हमने पढ़ा था 17वीं शताब्दी में जाट किसानों से जुड़ा है, ठीक है। तो इन्होंने विद्रोह किया था। उसके बाद किया था आदिवासियों ने, भील, गोंड, संथाल और कोच ने भी। ये जो आपके 4 थे आदिवासी समुदाय, इन्होंने विद्रोह किया था भी। और उसके बाद था आपका रानी दुर्गावती का विद्रोह भी 1564 में। आप याद रखना भी कब किया था? 1564 में भी। 1564 में ये बताना मुझे कि उस टाइम मुगल शासक कौन सा था? अकबर भी। आपको तारीख भी याद रखने की कौन सा मुगल शासक था? तो ये आपका अकबर मुगल शासक था रानी दुर्गावती के समय में। फिर राजपूतों में मैंने आपको 2-3 बताए हैं। एक राणा सांगा किसके काल में था? आपका बाबर के काल में। एक महाराणा प्रताप किसके काल में? अकबर के काल में। और एक दुर्गादास जो जोधपुर का राजा था, तो उस किसके काल में? औरंगजेब के काल में। इनका काल भी साथ साथ आप याद रखना भी। ये राणा सांगा ने भी। और ये रहा आपका खानवा के युद्ध उन्होंने किया था राणा सांगा ने भी। फिर आपका हल्दी का टिका था, गुरिल्ला तकनीक उन्होंने जारी रखी। और उसके बाद था आपका मेवाड़ का, आपको ये बता दिया। फिर अहोम साम्राज्य हो गया, ये आपका जोधपुर का विद्रोह हो गया, ठीक है। अहोम साम्राज्य का मैंने आपको बता दिया अभी।
तो ये सारे विद्रोह आपको क्लियर हो गए? यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। और उसके बाद है आपका 1671 में सराय घाट वाला युद्ध, अहोम साम्राज्य वाला, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बता दीजिए 1671 में उस टाइम कौन होगा भी, जब युद्ध लड़ा होगा तो कौन सा शासक होगा भी मुगलों का? तो आपको पता है कि जो आपका 1657 में औरंगजेब गद्दी पे बैठा था, तो अब वो कौन सा था? अब आपका औरंगजेब था। यहाँ पर आपको ध्यान रखनी ये बात हुई। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हुई। सिखों का उदय आपको बता दिया कि आपका गुरु अर्जुन देव था, तो उसने उसका वध किसने किया था? जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव का वध किसने? जहांगीर ने। और औरंगजेब ने कौन सा किया था? 9वें गुरु का गुरु तेग बहादुर का। चांदनी चौक में उन्हें फांसी दे दी गई थी। उनसे सहायता कौन मांगने आए थे? कश्मीरी पंडित सहायता मांगने आए थे। तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज हुई या फिर नहीं हुई? तो देखिए इसका मैं एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीजें आपको सिर्फ फैक्ट बताता चलूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर होती चलेगी। और उसके बाद उनके जो पुत्र थे हरगोविंद, उन्होंने क्या किया था कि सैनिकों को जो सैनिक जो लोग थे वहां पे उनको सैनिक प्रशिक्षण देना स्टार्ट किया था, मतलब उनको लड़ना सिखाया था। ठीक है, किस प्रकार से लड़ाई लड़नी, मतलब युद्ध की ट्रेनिंग दी थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु तेग बहादुर ने की थी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है अभी। अब हमने प्रमुख विद्रोह पढ़ लिए, मुगल शासक पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि जो मुगलों के बाद, जब मुगल, आपको पता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगलों के जो उत्तराधिकारी थे बिल्कुल कमजोर हो गए थे। अब भारत में बाकी जैसे ही मुगल साम्राज्य, आपको पता है कि भारत में कहां से लेके कहां तक फैला था, उस चीज को देखिए आप एक बार कि ये आपका यहाँ से लेके ये जो सारा है ना, ये सारा मुगल साम्राज्य था। और मुगल जब कमजोर हो गए तो जहां जहां भी राज्य थे वो क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। उसने कहा कि हम मुगलों के अधीन नहीं हैं, हम खुद के राजा हैं। ये बात समझ में आई? मुगल साम्राज्य के पतन के साथ विशेष रूप से मराठों के आक्रमणों के कारण पंजाब क्षेत्र में कई सिंह संघ उभरे, जिन्हें 19वीं शताब्दी में के अंत में महाराजा रणजीत सिंह के प्रयासों से एकत्रित किया गया। तो मराठे का भी वहां पे उदय हुआ और मराठों ने पंजाब वाले क्षेत्र पे आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए। और वहां छोटे छोटे राज्य उभर गए, छोटे छोटे राज्य हो गए थे भी, क्योंकि आपके मुगल कमजोर हो गए थे, मुगलों ने आक्रमण किए ना, सॉरी मराठों ने मुगलों पर। तो क्या हुआ कि छोटे छोटे राज्य पंजाब के क्षेत्र में उभर गए, और जिन्हें 19वीं शताब्दी मतलब 1800 से लेकर 1900 के बीच के अंत में तो महाराजा रणजीत सिंह के प्रयासों से एकत्रित किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के शायद 10-12 राज्य होंगे, उनको एक कर दिया कि हम एक होकर लड़ते हैं, ऐसे अकेले अकेले हम नहीं जीत पाएंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह ने उनको एक किया। रणजीत सिंह की सैन्य कुशाग्रता, कूटनीतिक कौशल और धार्मिक सहिष्णुता से उन्हें एक सशक्त केंद्रीकृत साम्राज्य स्थापित करने में सहायता की, और कश्मीर के कुछ भागों सहित उत्तर पश्चिम के अधिकांश भागों तक विस्तृत था। और क्या किया महाराजा रणजीत सिंह ने? सबको एक करके अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा कश्मीर का भी अपने अंडर लिया, और उत्तर पश्चिम का अधिकतर हिस्सा उन्होंने अपने साम्राज्य में शामिल कर दिया। तो ये देखिए आपके भी, हमने सिखों के बारे में पढ़ लिया, आपका ये आपका कौन सा था? दिल्ली सल्तनत मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया, उनके बारे में पूर्व हुई राजगंग वंश के बारे में पढ़ लिया हमने, गंग राजवंश के बारे में, गजपति साम्राज्य, होयसल, विजयनगर, बहमनी सल्तनत, राजपूत, ये प्रमुख आपके राजवंश थे। इसमें आपको मोटी मोटी जानकारी आपको दे दी गई है। जब हम क्विक रिवीजन बैच आएगा उसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करेंगे। यह चित्र सम्मिलित प्रमुख राजवंशों को दर्शाने में उनके भौगोलिक स्थानों का भी एक सामान्य संकेत है भी। सिख साम्राज्य जो कश्मीर के कुछ भागों सहित उत्तर पश्चिम के अधिकांश भाग में फैला था, 19वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य के अवशेषों और तदंतर ब्रिटिश विस्तार दोनों का विरोध करता रहा। इसने कहा कि मुगल साम्राज्य, सॉरी जो आपका सिख साम्राज्य था वो कहां तक फैला हुआ था? उत्तर पश्चिम और थोड़ा सा कश्मीर का भाग था इनमें। तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य के अवशेषों और तदंतर ब्रिटिश विस्तार दोनों का विरोध करता रहा। इन्होंने मुगलों के खिलाफ भी युद्ध किए, और जो आपके अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज आ गए थे, उनका भी इन्होंने खूब विरोध किया। अब हम करते हैं भारत का प्रशासन। हम प्रशासन की बात करेंगे कि ये तो हमने सिर्फ राजाओं के बारे में और लड़ाइयों के बारे में बात की है। अब हम करेंगे प्रशासन के बारे में कि कौन से मुख्य अधिकारी होते थे, किस प्रकार की वहां पे प्रशासन चलाया जाता था।
दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत ने सुल्तान पर केंद्रित एक राजनीतिक व्यवस्था प्रारंभ हुई जिसमें सुल्तान के पास राजनीतिक और सैन्य प्रमुख के रूप में पूर्ण अधिकार थे। मतलब दिल्ली सल्तनत में जो प्रमुख अधिकारी था, प्रमुख जो शक्तियां थी, वो किसके हाथ में थी? सुल्तान के हाथ में ही रहती थी। समकालीन इतिहास के अनुसार उसके कर्तव्य में राजा के कर्तव्य में भी संभावित आक्रमण से इस्लाम के क्षेत्रों की रक्षा करना, शुल्क और कर ग्रह करना तथा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सार्वजनिक विषयों और लोगों की स्थिति से जुड़ते रहना था। सुल्तान के जो कर्तव्य बताए वो क्या है कि संभावित आक्रमण से एक तो इस्लाम की रक्षा करना, मतलब उस क्षेत्र के अपने राज्य की रक्षा करना। दूसरा था शुल्क और कर संग्रह करना, भी टैक्स वगैरह लेना। दो, तीसरा था व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सार्वजनिक विषयों और लोगों की स्थिति से जुड़े रहना, कि व्यक्तिगत संपर्क मतलब खुद से ये चीजें पता करना कि आपका जो राज्य में उस प्रकार लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार की स्थिति है, वो व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त करना। सुल्तान को एक मंत्री पद की सहायता प्राप्त होती जो सल्तनत के विभिन्न विभागों के प्रभारी थे। तो उसने कहा कि एक मंत्री परिषद भी होती थी सुल्तान की, मतलब मंत्री बनाए होते थे, वो अलग अलग विभाग बनाए हुए थे। जैसे कोई एक सेना का विभाग है, एक आपका टैक्स का विभाग है, या फिर और कोई सार्वजनिक कामों का विभाग है। उनके जो मुखिया होते थे ना, तो उनको ही क्या बोलते थे? मंत्री। जैसे आज के काम में आपका एक परिवहन मंत्री हो गया, आपका एक आपका रेल मंत्री हो गया, ठीक है, एक आपका कृषि मंत्री हो गया आपका। तो इस प्रकार अलग अलग विभाग बनाए हुए थे। तो उसी प्रकार क्या था, इनके पास विभाग थे, एक उसको क्या बोलते थे, विभागों के जो प्रभारी थे ना, मुखिया थे, तो उनको इकट्ठा करके वो मंत्री परिषद थी, उससे वो सलाह मशवरा करता था। प्रशासन का प्रमुख साधन इक्ता प्रणाली थी। क्या थी? इक्ता प्रणाली, जिसमें कर वसूली के लिए कुलीन को क्षेत्र सौंपे जाते थे। जो आपके जो प्रभावशाली व्यक्ति थे ना, उसको एक इक्ता, जैसे आपने जिला बना दिया, जिले को एक इक्ता मान लीजिए कि एक इक्ता दे दिया कि इससे आपको क्या करना है कि कर इकट्ठा करना है। इस क्षेत्र से इसके आप इक्तादार हो, ये क्षेत्र आपका है, और आपको टैक्स क्या करना है, इकट्ठा करके राजा को देना है। व्यय कटौती के पश्चात शेष राजस्व सुल्तान के कोष में जमा होता था। उसने कहा कि आप इस क्षेत्र को चलाइए, ठीक है, और जो भी आप टैक्स लीजिए, इससे टैक्स निर्धारित होता था, और टैक्स में अपना प्रशासन चलाने के बाद, कि आपके पास जो सैनिक है उसकी सैलरी देने के बाद, सारे काम करने के बाद जो भी फालतू टैक्स बचता है वो आप सुल्तान के पास भेज दीजिए। सेना के रखरखाव के लिए यह व्यवस्था विशेष रूप से आवश्यक थी। इस प्रणाली ने केंद्रीय स्तर के प्रति विश्वसनीय स्थानीय प्रशासकों का एक जाल निर्मित किया, किंतु उसके पद वंशानुगत नहीं थे। यद्यपि व्यापार पर प्रत्येक स्तर पर कर लगाया जाता था, इसका सर्वाधिक बोझ कृषकों पर पड़ता था। कुछ समकालीन विवरणों से भूमि से राजस्व संग्रह के समय अत्यधिक क्रूरता का उल्लेख मिलता है। उसने कहा कि इससे क्या हुआ कि एक तो ये इक्तेदार का पद ना, ये आपका वंशानुगत नहीं था। अभी वंशानुगत मतलब ये नहीं कि एक इक्तेदार मिल गया तो उसके बाद उसका बेटा इक्तेदार बन गया। अभी ठीक है, इसने कहा कि इस व्यवस्था के कारण जो इक्तेदार थे वो राजा के विश्वास पात्र हो गए, जो सुल्तान था उसके विश्वास पात्र हो गए। दूसरा ये पद वंशागत नहीं था। ठीक है, उसके बाद ने कहा कि इसमें व्यापार पर प्रत्येक स्तर पर कर लगाया जाता था, इसका सर्वाधिक बोझ कृषकों पर पड़ता था। और कुछ समकालीन विवरणों में भी, कुछ जो उस समय के विवरण जो पुस्तकें, उनसे में पता लगता है कि उस समय जो अत्यधिक क्रूरता का भी उल्लेख मिलता है, कि राजस्व संग्रह के समय भी, कि जब राजस्व इकट्ठा किया जाता टैक्स, तो उसमें क्रूरता भी की जाती थी, अत्याचार भी किए जाते थे। ये तो सुल्तान का था आपका दिल्ली काल का। अब हम मुगल प्रशासनिक डाटा देखते हैं, उसमें इक्तेदारी थी, ध्यान रखना इक्तेदारी। अधिक नियंत्रण और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अकबर ने अपने प्रशासनिक तंत्र का पुनर्गठन किया। दीवान वित्त का प्रभारी था। भी आपको ये टर्म याद करनी, वित्त का प्रभारी कौन कहलाता था? दीवान भी। जबकि मीर बख्शी सैनिक विषयों की देख रेख करता था। मीर बख्शी कौन होता था? जो सैनिकों की देख रेख करता था, टुकड़ियों की। खाने सामान शाही घराने के साथ साथ सार्वजनिक कार्य, उद्योग, कृषि का देखता था। खाने सामान, ये 3 पद आपको दिए गए। सदर होता था, वो क्या होता था? न्याय, पंथ, मजहब और शैक्षणिक विषयों को उत्तरदायी था। पढ़ाई के लिए जो आपका न्याय था, उनके लिए आपका कौन उत्तरदायी था? सदर। तो आपको 4 टर्म दे रखिए, चारों टर्म आप अपने दिमाग में रखिए। दीवान कौन सा था? वित्त का प्रभारी, मतलब खजाने का प्रभारी, आपके धन का, आय और व्यय का भी। मीर बख्शी सैनिकों का प्रभारी, सैन्य विषयों के बारे में। खान के सामान, जो आपका सार्वजनिक कार्य होते थे, व्यापार, उद्योग, कृषि, इन 4 चीजों का था। और आपका सदर क्या था? न्याय, आपका धार्मिक संबंधित और शिक्षा से संबंधित को जो अधिकारी था वो आपका सदर था।
इन मंत्रियों को साम्राज्य के 12 प्रांतों में से प्रत्येक में से नियुक्त किया जाता था, जिन्हें आगे छोटी प्रशासनिक इकाई में विभाजित किया जाता। उसने कहा कि इन मंत्रियों को साम्राज्य के 12 सूबे थे। कितने सूबे बना रखे थे अकबर ने अपने काल में? 12 सूबों में था। तो उन सब में ये एक एक लगा दिया जाता था, और जो सूबा होता था फिर आगे उसको छोटी इकाइयों, जैसे आपका राज्य हो गया, तो वैसे उन्होंने क्या थे 12 आपके सूबे बना रखे थे, सूबों को भी आगे विभाजित कर रखा था। जैसे आपका राज्य है, राज्य को जिले में आपका तहसील, तहसील के बाद गांव, तो उसी प्रकार उन्हें आगे भी, लेकिन जो मेन विभाजन था वो किसके अनुसार था? सूबों के अनुसार था, और 12 सूबे थे। सरकारी अधिकारियों के मध्य प्रभावी जांच और संतुलन की व्यवस्था लागू थी। ग्राम स्तर पर पारंपरिक स्वशासन की संरचनाएं प्राय निर्बाध रूप से की जा रही थी। तो ध्यान रखना कि ग्रामीण स्तर पर जो शासन था वो स्वतंत्र रूप से था, भी वहां पे राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं था। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली भी स्थापित की। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक, अब वहां कौन सी थी गुलाम वंश में? इक्ता प्रणाली, और यहाँ पे कौन सी है? मनसबदार प्रणाली भी। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी, आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? अबुल फजल की। आप ध्यान रखना, याद रखना, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। दर्ज किया है अकबर के प्रशासन में मनसबदारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने मनसब के अनुसार राज्य के लिए, कि ये देखिए मनसब जैसे वहां इक्ता था ना, कि इक्ता जिसको दे दिया तो वैसे क्या बन गया? इक्तेदारी। ऐसे ही अकबर ने अपने राज्य को किसमें कर दिया? मनसबदार बना दिए। ठीक है, तो उसने कहा कि अकबर के प्रशासन में मनसबदारों मतलब अधिकारी से अपेक्षा की जाती थी वे अपने मनसब के अनुसार, कि उनका पद होता था कि 5,000 का मनसबदार, ये 7,000 का मनसबदार, ये 10,000 का मनसबदार, कि जैसा उनका पद है ना उसी के अनुसार क्या करे वो, अनुसार राज्य के लिए हाथियों, घोड़ों और ऊंटों और सैनिकों की एक निश्चित संख्या रखें, कि अगर 5,000 का मनसबदार होगा तो उसको इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने सैनिक रखने पड़ेंगे, तो उसी के अनुसार वो रखे। इससे एक स्थायी केंद्रीकृत सेना बनाए बिना ही एक अलग सूचना पर सेना एकत्रित करना संभव हो जाता था। सभी मनसबदार बना दिए कि भाई तू 5,000 का मनसब है तो तुझे 200 हाथी रखने पड़ेंगे, तू 10,000 का मनसबदार है तो तुझे 2,000 हाथी रखने पड़ेंगे। इस प्रकार क्या हुआ कि अकबर को एक बड़ी सेना नहीं रखनी पड़ी, स्थायी। ठीक है, और जैसे ही ऑर्डर देता आ जाओ भी सारे मनसबदार अपनी सेना लेके, तो सारे मनसबदार सेना लेके इकट्ठे हो जाते और अकबर को बिना बनाए एक पूरी बड़ी सेना मिल जाती। ये कहा कि केंद्रीकृत सैन्य बनाए अलग सूचना पर एकत्र करना संभव हो जाता। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षित किए जाते थे। मनसबदारों को सामान्यतः जागीर के रूप में भुगतान किया जाता था, मतलब भूमि के रूप में, कि आप मनसबदार हो, आप इस क्षेत्र को ले लीजिए, इस क्षेत्र का जो टैक्स होगा वो आपका होगा। ठीक है, इसके बाद क्या रखनी है? आपको सेना रखनी है, और उनका निरीक्षण भी किया जाता था कि कहीं कोई मनसबदार गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, और इस कारण उन्हें जागीरदार भी कहा जाता था। उनको जमीन दे दी ना, तो जागीर का मतलब जमीन ही होता है, तो कई बार मनसबदारों को ही जागीरदार भी कह दिया जाता था। विभिन्न पंथों के प्रति अकबर की बढ़ती सहिष्णुता के बाद भी प्रशासन के उच्च स्तरों पर गैर मुस्लिमों का अलग संख्या में रखा गया। उसने कहा कि हमने जब अकबर के बारे में पढ़ा था कि अकबर शुरू में खूंखार था, अत्याचारी था, लेकिन बाद में थोड़ा सा वो सभी धर्मों का सम्मान करने लगा। उसने कहा हाँ, सम्मान करने लगा था, लेकिन ज्यादातर उच्च पदों पर क्या थे? मुस्लिम ही थे। गैर मुस्लिम थोड़े बहुत पदों पर, जो ऊंचे पद थे ना, तो उनपे उसपे कहते थोड़े बहुत ही क्या थे? आपके गैर मुस्लिम थे। उदाहरण के लिए अनेक प्रशासन, उनके प्रशासन में गैर मुस्लिम अधिकारियों का कुल प्रतिशत शायद ही कभी 1/3 से अधिक था भी। उसने कहा कि अकबर के शासन काल में जो गैर मुस्लिम अधिकारी मिले वे कभी शायद ही कभी 1/3 हुए। 1/3 मतलब 33%। अगर 100 अधिकारी थे तो बड़ी मुश्किल से ही कभी ऐसा समय आया होगा कि 33 आपके गैर इस्लाम मतलब गैर मुसलमान आपके सिपाही सॉरी अधिकारी बने हों। आपको आगे बात समझ में? 1/3 का मतलब क्या है? मतलब 1/3 मतलब 100 में से तीसरा हिस्सा, मतलब 3 में से 1, 1/3। 3 में से 1, 100 में से 33, आप तीसरा हिस्सा निकालते जाइए, वो 1/3 होता है अभी। या फिर इससे कम रहता था। यहाँ तक कि मुस्लिम अधिकारियों में भी विदेशी मूल के अधिकारियों को सामान्यतः भारतीय मूल के अधिकारियों पर प्राथमिकता दी जाती थी। उसने कहा कि विदेशी मूल के अधिकारियों को ना, विदेशी मूल के जो विदेश से आए हुए थे, आपको पता है कि तो आपके पहले भी विदेश से आने लगे थे अधिकारी। आपके 1498 में पुर्तगाली आते थे, तो वो भी वहां अधिकारी बनने की इच्छा रखते थे। तो जो भारतीय जो आपके हिंदू थे उनसे बढ़िया तो उनको तरजीह दी। मान लो 2 पे हैं, आपका एक हिंदू है और एक आपका विदेशी है, वहां पे नौकरी लगना चाहता है, तो प्राथमिकता किसे दी जाती थी? विदेशियों को ज्यादा बेहतर समझा जाता था।
अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने कुशल राजस्व प्रणाली प्रारंभ की। अकबर का वित्त मंत्री कौन है? टोडरमल। फैक्ट आपके सामने आया। उन्होंने फसलों की पैदावार और कीमतों का विस्तृत सर्वेक्षण किया और उस जानकारी के आधार पर प्रत्येक फसल के लिए मूल्य निर्धारित किए, मतलब एमएसपी भी। ठीक है, कि फसलों का मूल्य निर्धारित कर दिया कि इस फसल का ये मूल्य, और उसने देखा वर्षों पे खर्चा कितना लगेगा, कितनी फसल होती है, किसानों को कितना चाहिए, ये सब देखने के बाद उसने फसलों का मूल्य निर्धारित किया और टैक्स की राजस्व प्रणाली उसने बेहतर बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपका। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। आपको चीजें समझ में तो आ रही हैं? जहां पे न समझ में आए वहां पे कमेंट कर देना, ताकि आपको सारी चीजें ये क्लियर हो जाए। एक व्यवस्थित सर्वेक्षण आरंभ किया जिसमें राजस्व संग्रह में वृद्धि और राजतंत्र सुदृढ़ हुआ। ये सब किसने किया? व्यवस्थित सर्वेक्षण ये किया आपका टोडरमल ने, जो उसका वित्त मंत्री था। तो जिससे राजस्व संग्रह में क्या हुई? वृद्धि हुई। राजस्व मतलब खजाना जो राजा टैक्स लेता है, उसमें वृद्धि हुई और राजतंत्र सुदृढ़ हुआ। अगले अध्याय में हम एक अलग तरह के प्रशासन, मराठों के प्रशासन का अध्ययन करेंगे। अगला अध्याय है ना, उसमें मराठों को देखेंगे। और अब हम बात करेंगे जनजीवन, जो 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य था। तो ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। यहां तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।